नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पार्लियामेंट के सिक्योरिटी में चूक का मामला, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। यूएपीए के तहत चलेगा केस। दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ी, अदालत ने नहीं दी जमानत। केपी शर्मा ओली चौथी बार बने नेपाल के वजीर आजम, काबीना में 22 वज़रा को किया शामिल, मोदी ने दी मुबारकबाद। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका के सदर बाइडेन का बयान, हम अपने अख्तिलाफात बैलेट बॉक्स से सुलझाते हैं, बुलेट से नहीं। हम और दुनिया भर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस और आज़ादारी का सिलसिला जारी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकाला गया जुलूस अज़ा। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। वाज़ेह रहे कि 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में कोताही का मामला सामने आया था। तब पार्लियामेंट की कार्रवाई भी चल रही थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस से पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी है। सभी 6 मुल्जिमान के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलेगा। नई आबकारी पॉलिसी के मामले में दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली है। पीर को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। जमानत की अपील पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सिसोदिया ने मुबैना शराब घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर नजरसानी को लेकर 2 अलग अलग रिटें लगाई हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत की अपील पर गौर करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर असर-ए-नौ गौर करने की अपील की थी। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी के पार्लिमानी रुकन संजय सिंह ने अंदेशा जाहिर किया है कि जेल में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने बताया है कि एम्स के डॉक्टर के जरिए जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल का वजन घटा है और उनका शुगर लेवल कई बार 50 के नीचे गया है। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश रची है। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट आम करना जुर्म है, जबकि जेल इंतजामिया दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट कई बार आम कर चुकी है। इससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश की जा रही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, चलो अपराध किया, चलो आपने जारी कर दिया मेडिकल रिपोर्ट, मैं तो कहता हूं हमारे हक में अच्छा हुआ। लोग जानेंगे तो देश के लोग, ये है मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। उनका वजन, हाइपोग्लाइसीमिया के वो शिकार हैं, उनका वजन 50 से उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि आप जेल जाके देख लीजिए, मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहते हैं, घंटों घंटे डॉक्टर नहीं आते,
लेकिन जिसका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला जाएगा अचानक रात में, तो घंटी बजाने लायक भी नहीं बचेगा। वो तो उठ के घंटी भी नहीं बजा सकता, वो कोमा में जा सकता है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, यानी कि 21 मार्च, उस दिन उनका वजन था 70 किलो, आज उनका वजन है 61.5 किलो, लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये अपराध है, मैं कह रहा हूं अपराध है, ये अपराध है। किसी मुख्यमंत्री तो अलग बात है, किसी सामान्य कैदी की भी मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन जारी नहीं कर सकता। इन्वर्टेड कामा मैं बता रहा हूं आपको। मैंने जो बात कही वो तो इस बात के आधार पर कही कि 5 मिनट रोज पत्नी से बात होती है। सुनीता केजरीवाल जी ने जो जानकारी दी उसके आधार पर बात मैंने रखी कि उनका वजन कम हो रहा है, उनके साथ 5 बार ऐसी घटना हो चुकी है जब उनका शुगर लेवल 50 से कम हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट कैसे जारी हो सकती है? लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं कि हेल्थ थ्रेट है, ये बात क्या डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा है उन्होंने। भाई, एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जांच करके लिखा है कि उनको हाइपोग्लिसीमिया की समस्या है, उनका शुगर लेवल कई बार घटा है, उनके साथ जो है वो वेट लॉस की समस्या है। ये तो रिपोर्ट में ही लिखा है जो उन्होंने जारी किया है, पढ़ लीजिए उसको आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का है। मरकजी सरकार के जरिए इमरजेंसी 1975 की याद में 25 जून को योम कत्ल आइन करार दिए जाने पर एनसीपी एससीपी लीडर और लोकसभा की पार्लिमानी रुकन सुप्रिया सूले ने कहा है कि इमरजेंसी 50 साल पहले लगी थी, इसके लिए माफ़ी मांगी गई और मुल्क ने माफ़ भी कर दिया है। पुणे महाराष्ट्र में सुप्रिया सूले ने सवाल किया कि उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो हर दिन आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी और निशान हमसे छीन लिया गया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ जो हुआ, क्या वो मुनासिब था? पार्टियों और घरों को तोड़ना है और मरकजी एजेंसियों का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये ठीक है? झारखंड और दिल्ली के वज़ीर आला को गिरफ्तार किया गया, क्या ये मुनासिब था? People have apologized after that and India has forgiven that. It happened 5 decades ago. What about the people who are working against the constitution every day? Look at me, I am the finest example. Our party was taken, our symbol was taken. I am going to court, to Supreme Court I'm going to Supreme Court tomorrow. I could have sat in my constituency and done development work. But I can't do that. I will work the whole day today. I will get at late night, take a flight to Delhi, go to Supreme Court. Last week I was in Supreme Court. This week I'm in Supreme Court. I come back at night and again be in my constituency. So I constantly, every week, every 2 weeks go to Supreme Court or Election Commission. Is this not Samvidhan ki hatya then? Is it fair what happened to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar? So when you break parties, you break homes, you misuse agencies of ICE, Income Tax, CBI, ED, that is all okay. You arrest people. Jharkhand CM was arrested. Delhi CM is arrested. Is that right? Is that fair? Is that by the constitution? And when their MPs, I have heard it on your own channel, I have seen many times BJP MPs talk about changing the constitution. This is seen and heard by this entire nation. सोनीपत में कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के लीडरों ने पार्टी के हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम की शुरुआत की। कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम के तहत कांग्रेस के कारकुनान घर घर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस मुहिम में शामिल होकर रियासत के कोने कोने तक पहुंचेंगे। कैसे देखते हैं, कहां जाएगी ये प्रदेश में? ये हरियाणा मांगे हिसाब एक हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का अभियान, जिसके माध्यम से डोर टू डोर हर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचेगा और मैं स्वयं प्रदेश के कोने कोने में हरियाणा मांगे अभियान के माध्यम से मैं पहुंचूंगा। जो गैंगस्टर जो कार्रवाई है उसको कैसे देखते हैं? वो तो भाजपा को जवाब सोचना चाहिए, भाजपा प्रदेश सरकार हरियाणा को, कि हरियाणा अपराधियों की ऐसी शरणास्थली बन गई है कि दूसरे प्रदेशों की पुलिस को यहाँ के
कार्रवाई करनी पड़ रही है। बेंगलौर पुलिस ने वक्फ बोर्ड के साबिक सीईओ जुल्फकार उल्लाह के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर 4 करोड़ रुपए के माली घपले में शामिल होने का इल्जाम है। वक्फ बोर्ड के चीफ अकाउंटेंट अहमद अब्बास की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर के मुताबिक साल 2016 में वक्फ बोर्ड के सीईओ रहे जुल्फकार उल्लाह ने भारतीय स्टेट बैंक की बेंसन टाउन बाजार ब्रांच से कोलार ब्रांच में गलत तरीके से 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। एफआईआर के मुताबिक कलबुर्गी में एक दरगाह के तरक्याती कामों के लिए वक्फ बोर्ड को 2.29 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे और 1.79 करोड़ रुपए मुजराई महकमे में वक्फ महकमे को ट्रांसफर किए गए थे। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड के बैंक अकाउंट में 4 करोड़ रुपए आए थे और इसके बाद उस वक्त के सीईओ जुल्फकार उल्लाह ने 4 करोड़ रुपए को गलत तरीके से ट्रांसफर कर लिया था। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक नौजवान की पुलिस हिरासत में पिटाई के सबब मौत हो गई है। उसके जिस्म पर जख्म के गहरे निशानात मिले हैं। एएसपी जालौन का कहना है कि थाना डकोर के तहत एक कत्ल के मुलजिम की पुलिस पूछताछ के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई, जिसका डॉक्टरों को पैनल के जरिए वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया है। वाकई की मजिस्ट्रियल जाँच होगी, जबकि लोगों को नौजवान की मौत को मुश्तबा मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि यूपी में बीजेपी का जंगल राज का सबूत है। यहाँ सभी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है तो कभी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है तो कभी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर आवाम को परेशान किया जाता है। कि दिनांक 11 जुलाई 2024 को थाना डकोर जिला जालौन में एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस हत्या के खुलासे के लिए थाना डकोर पुलिस व स्वैट टीम को लगाया गया था। इस घटना के खुलासे हेतु कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे। उसी कड़ी में एक व्यक्ति, हत्यारोपी संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार था, उसको पुलिस पूछताछ कर रही थी। मौके पर पूछताछ के दौरान राजकुमार की तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने तत्काल उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लेकर गई। डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेथ किया। विधि द्वारा जो निर्देश है उस क्रम में मृतक की वीडियोग्राफी से डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण असर्टेन पाया गया। मृतक के शरीर पर कोई भी ऐसी जाहिरा या अंदरूनी चोट इंजरी नहीं थी जिससे मृत्यु कारित हो सके। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा मृतक का विसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। विधि द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम जालौन द्वारा इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। पूरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की अवधि के लिए स्वैट टीम प्रभारी सत्येंद्र यादव व इंस्पेक्टर डकोर राजेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। पूरे प्रकरण में सत्यता ज्ञात करने के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का व पीएम रिपोर्ट का व अन्य साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जो सच होगा वह सामने आएगा, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। बाकी भी विधिक कार्रवाई से आपको समय समय पर अवगत किया जाएगा। महाराष्ट्र में किसान को मुबैना तौर पर धमकी देने के इल्जाम में अपने वालिदैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेटकर ने किसी किस्म के तबसरे से इनकार किया है। पूजा खेटकर ने कहा है ज़ाब्ते उन्हें कुछ भी कहने की इजाजत नहीं देते। मैंने आपको पहले भी बोला है, इस विषय में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। नो बट इट इज रिलेटेड टू माई थिंग, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। दैट इज द रीजन। No, that's what I'm telling you. Related to this whole issue, I cannot say anything because the rules do not permit me to say. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने करूँगी। आपका परिवार फरार है, आपके पिता फरार है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस रूल्स डू नॉट परमिट मी टू स्पीक ऑन दिस।
मुल्क के कई हिस्सों में तेज बारिश से हालात अबतर हैं। महाराष्ट्र में शदीद बारिश हो रही है। मुंबई में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। महकमे मौसमियात IMD ने रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट, सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट होने का इम्कान है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, परभनी, हिंगोली, अमरावती, वर्धा और यवतमाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और धुले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक और हरियाणा में भी बारिश हुई है। मुंबई में अभी तक जो बारिश होनी चाहिए थी तो 1000 मिलीमीटर बारिश अभी तक एक्सपेक्टेड थी, जो नॉर्मल होती है। तो हम प्लस साइड में है। 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश मुंबई में आज के तारीख में ज्यादा हुई है। और पूना में, रत्नागिरी के लिए स्पेशली रेड अलर्ट दिए हैं और सिंधुदुर्ग, सातारा के लिए ऑरेंज अलर्ट दिए हैं। सर, बात करते हैं मौसम विभाग जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट पर क्या लगातार आप लोग संपर्क में हैं? क्या आपको निर्देश दिया रहा है मौसम विभाग द्वारा, क्योंकि लगातार बारिश चल रही है तेज हवा के साथ? जब भी रेड अलर्ट दिए जाते हैं तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट को IMD SMS के द्वारा और ईमेल के द्वारा रेड अलर्ट की जानकारी देते हैं और अकॉर्डिंगली वो प्रिकॉशन लेने के लिए जो भी सुविधा पब्लिक को होने के लिए जो करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एक्शन लेते हैं। सर, बात करते हैं मुंबई या मुंबई के जो इर्द इलाके जैसे थाने, पालघर, नई मुंबई, रायगढ़, मुंबई, इनके लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है और क्या आने वाले समय में क्या बारिश इसी प्रकार समान रहेगी? अभी थाने, पालघर के लिए अभी एट प्रेजेंट हमने येलो अलर्ट दिए आज के लिए और हो सकता है कल थोड़ा सा मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट होने की संभावना है। उसके लिए भी हम लोग अपडेट करेंगे। सर, जिस प्रकार से बात करें बारिश की, क्या पिछले साल के मुकाबले अब तक कितने mm हमने बारिश रिकॉर्ड की है? अभी मुंबई की बात करोगे तो अभी तक 1000 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा बरसात हो चुकी है। ऑलमोस्ट 200 मिलीमीटर बारिश मुंबई में ज्यादा हुई है। मौसम विभाग को सर जिस प्रकार से रेड अलर्ट बात करें रत्नागिरी में दिया गया, क्या महाराष्ट्र में कई ऐसी फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है आने वाले समय में, या हो रही कहीं जिस तरह से उफान पे समुद्र है कई किनारों पे? जब भी रेड अलर्ट दिया जाता है और हाई टाइड होती है तो थोड़ी सी बाढ़ जैसी परिस्थिति आ जाती है, तो इसलिए ये प्रिकॉशन लेना होता है कि हाई टाइड के समय थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेके जो भी कोई बीच पे जाते हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशन ली जाती है। कौमी राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद सिविल लाइन समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। हल्की बारिश के बाद ही दिल्ली में सड़कों का हाल बुरा हो गया है। करोल बाग में मेट्रो लाइन के नीचे लोग क्या करें? मुल्क भर में आज़ादारी का सिलसिला जारी है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस गुरु बाजार से बरामद होकर डल गेट पर खत्म हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। जुलूस के लिए एक मखसूस रास्ता तय दिया गया था। काफ़ी इलेबोरेट सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। प्रोसेशन का एक मखसूस रूट दिया गया है और उसमें रेगुलेटरी जो हैं टर्म्स भी हैं। और इसके अलावा चूंकि प्रोसेशन यहाँ पे मेन जो आर्टरी पे चल रहा है, इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरीज भी हम लोगों ने जारी की गई हैं ताकि शहर में बाकी लोग जो हैं अपना उनके बाकी जो रोज़मर्रा का जो काम काज है उसके अबूर मरूर में कोई उनको दिक्कत पेश ना आए। सर, आज आपने यहाँ विजिट किया तो क्या इंतजाम लगे आपको? हम लोगों ने काफ़ी पहले ही, जैसे मैंने बोला, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पूरा रूट सिक्योरिटी और इन डेप्थ सिक्योरिटीज़ है और बिसाइड्स दिस हम लोगों ने ट्रैफिक रेगुलेशन जो है ताकि ये रूट जो प्रोसेशन में लोग शिरकत कर रहे हैं वो अपने जो डेस्टिनेशन तक हैं आराम से पहुँच पाएँ। तो कोऑपरेशन मिल रहा है लोगों की तरफ से भी आपको? इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स ने अपने कुछ वॉलंटियर्स को भी रखा है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद सदर जो बाइडेन ने दूसरी बार अवाम से खिताब किया। बाइडेन ने कहा कि हम तशद्दुद के रास्ते पर नहीं जा सकते। हम अपनी तारीख में बहुत तशद्दुद झेल चुके हैं। उन्होंने हमले के दौरान मारे गए एक आम शहरी के अहले खाना से ताज़ियत की। हम आपको बता दें कि ट्रंप पर इतवार के रोज सुबह जानलेवा हमला हुआ था
पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में वो एक इंतखाबी रैली में फायरिंग में बाल बाल बच गए थे। असॉल्ट राइफल से चलाई गई गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई थी। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद बाइडेन ने अपने पहले खिताब में कहा था कि अमेरिका में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। बाइडेन ने ट्रंप से भी बात की थी। There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. You know, the political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. We all have a responsibility to do that. Yes, we have deeply felt strong disagreements. The stakes in this election are enormously high. I've said it many times that the choice in this election we make in this election is going to shape the future of America and the world for decades to come. I believe that with all my soul. I know that millions of my fellow Americans believe it as well. And some have a different view as to the direction our country should take. Disagreement is inevitable in American democracy. It's part of human nature. But politics must never be a literal battlefield, or God forbid, a killing field. I believe politics ought to be an arena for peaceful debate, to pursue justice, to make decisions guided by the Declaration of Independence and our Constitution. We stand for an America, not of extremism and fury, but of decency and grace. All of us now face a time of testing as the election approaches. And the higher the stakes, the more fervent the passions become. This places an added burden on each of us to ensure that no matter how strong our convictions, we must never descend into violence. जापान की राजधानी टोक्यो में शिबुया स्टेशन पर इजराइल के खिलाफ एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीन को आज़ाद करो और इजराइल का बायकॉट करो के नारे लगाए। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के वजीर आजम का हलफ ले लिया है। ओली ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने 22 वोदरा को अपनी काबीना में शामिल किया है, जिसमें उनकी हिमायत करने वाली 4 पार्टियां शामिल हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी है। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।